हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट दूसरा। ठीक है, तो हम 50 प्रश्न पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में, हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे पूरी डिटेल से देखते हैं। निम्नलिखित झंगोरा फसल है, तो देखो जो झंगोरा फसल है ना, वो कौन सी फसल है? वो है आपकी खरीफ की। ठीक है ना, कैसी खरीफ की फसल है। अब झंगोरा यानी झंगोरे को इंग्लिश में कहते हैं बर्नार्ड की। ठीक है, बर्नार्ड मिल। ठीक है ना, बर्नार्ड मिल बोलते हैं। ठीक है ना, या इसे नॉर्मल भाषा में तुम व्रत वाला चावल भी कहते हो। ठीक है ना, व्रत वाला चावल भी कहते हो। ठीक है ना, तो एक खरीफ की फसल देखो देखो क्या होता है ना, जो इसकी जो बुआई होती है ना, वो मार्च और मई के महीने। किसकी? झंगोरा की ना। मार्च से मई। ठीक है ना, मार्च से मई महीने में की जाती है इसकी बुआई, और सितंबर से अक्टूबर इसको काट दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगी? खरीफ की फसल होगी। ठीक है ना, तो देखो अब मैं आपको तीनों फसल बता देता हूँ, खरीफ की भी, रबी की भी और जायद की भी। ठीक है, तो देखो जो खरीफ की फसल होती है ना, यह होती है आपकी, अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो आप इसको अगर जल्दी याद करना है तो मान लो ये गर्मी की फसल होती है। कैसे? जो गर्मियों में फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। ठीक है ना, इसे बोआ जाता है जून जुलाई में। ठीक है, इसकी बुआई होती है आपकी जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में इसे बोते हैं, और क्या नवंबर दिसंबर में इसे काट देते हैं। ठीक है ना, या अक्टूबर नवंबर के लिए। ठीक है ना, तो काट देते हैं। ठीक है ना, तो देखो जैसे मक्का होता है, ये मक्का क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है, मक्का हो गया। अरहर। ठीक है, गन्ना भी तो गर्मियों में ही होता है। गन्ना, धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? ये सब आपकी खरीफ की फसल। ठीक है, आप देखते हैं रबी की फसल। तो जो रबी की फसल होती है ना, वो मान लो ठंडी की फसल होती है। ठीक है, जल्दी याद करना है तो आपको सोच लो, ठंडी की फसल होती है। खरीफ की होती है गर्मी की, और रबी की होती है ठंडी। ऐसे कर लो भैया, खरीफ आदमी ठीक है गर्मी में चलता है, और रबी आदमी सिर्फ ठंडी में बाहर आता है। ठीक है ना, तो देखो जो रबी है ना, वो देखो रबी जो है ये अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, इसकी बुआई होती है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर, अभी अक्टूबर से नवंबर इसकी बुआई हो जाती है, और मार्च से अप्रैल इसे काट लेते हैं। मार्च से अप्रैल इसको काट लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो जैसे आलू हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, राई। ठीक है ना, राई हो गया, गेहूँ, मटर, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी रबी की फसलें हैं, यानी ये ठंडियों में होती हैं। तो जायद तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो जायद की फसल होती है, उसमें आता है कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तोरई। ठीक है, खीरा, मिर्च, टमाटर, ये सब क्या है? ये जायद की फसल है। ठीक है ना, तो आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है ना, तो देखो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, वो कौन करता है? वो करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये आपको आशा करता हूँ मालूम होगा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि सदाबहार क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं, तो अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित हैं? तो देखो ये संबंधित है ना, अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं होती है ना, ये हैं आपकी किससे? कुड़िंद राजवंश से संबंधित। ठीक है ना, कुड़िंद राजवंश से संबंधित। अब देखो क्या है ना, जो कुड़िंद राजवंश है ना, तो इसको 3 भागों में विभाजित करा था इस मुद्राओं को। ठीक है ना, मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित करा था इतिहासकारों ने। ठीक है ना, आप देखो वो 3 भाग जो कौन कौन से थे। पहला था आपका अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, ए लिख दे रहा हूँ, अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, और दूसरा था अमोद भूति प्रकार। ठीक है, दूसरा था अमोद भूति प्रकार। ठीक है, अमोदी लिख देता हूँ। ठीक है, अमोद भूति प्रकार। तीसरा था आपका छत्रेश्वर। ठीक है, तीसरा था आपका छत्रेश्वर प्रकार। अब ये जो अमोद भूति प्रकार के, अल्मोड़ा प्रकार के मिले थे ना, इनके याद रखना है आपको। ये जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है ना, ये क्या है? ये सबसे पुराने हैं, उत्तराखंड के सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं इसके। ठीक है ना, अब आप सोचेंगे यार सिक्के तो सभी कुड़िंद वंश के हैं, तो इन्हें प्राचीन कैसे मान लिया? ठीक है ना, ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा कि इन्हीं को ही प्राचीन कैसे मान लिया। तो देखो क्या था ना, इनमें ना जैसे तांबे से बने होते थे। ठीक है ना, और इनके इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था कुड़िंदो
पश्च लिखा होता था, ठीक है ना। अमोदभूति में क्या लिखा होता था, अमोदभूति में लिखा हुआ था होता था। इसमें क्या ये तांबे और रजत के सिक्के थे, और क्या राज्य का नाम लिखा होता था, राजा का नाम, उसकी उपाधि लिखी होती थी, ठीक है, ये सब लिखा होता था। और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में क्या था ना, ये तांबे के होते थे, और इसमें सिर्फ क्या लिखा होता था, भगवान छत्रेश्वर का नाम लिखा होता था और राज्य का नाम लिखा होता था, ठीक है ना। तो देखो अब क्या किया था, इस मुद्राओं को कैसे पता चला कि अच्छा यार ये बहुत पुराने हैं। तो देखो क्या होता था ना, इन सिक्कों को निकाला गया और मिलाया गया, इन सिक्कों को निकाला गया और मिलाया गया, यार ये कौन कौन से उससे मिलते हैं। अब ये मिलाया गया, ठीक है, अब ये मिलाया गया पुराने पुराने सिक्कों से मिलाया गया कि यार ये, आप देखो आजकल के जो सिक्के हैं वो 2001 के मुताबिक कुछ अलग सिक्के होंगे ना। 2001 का 1 रुपया अलग आता था, आजकल का 1 रुपया इतना सा छोटा सा आता है, ठीक है ना। तुम इसे निगल भी लोगे आराम से, ठीक है, इतना छोटा सा आता है, ठीक है। तो देखो वो मिलाया गया तो यूनानी प्रकार का पाया गया, ठीक है ना। कौन सा, अल्मोड़ा प्रकार का जो सिक्का था वो कहा गया कि यार ये यूनानी जो थे ना उनसे मिलता है ये, ठीक है ना। और आपको मालूम है यूनानी जो थे वो पहले आए थे यहाँ, ठीक है ना, ये पहले आए थे। और अमोदभूति प्रकार के जो सिक्के थे वो इंडो ग्रीक, ठीक है ना, इंडो ग्रीक से मिलते हैं, ठीक है ना, इंडो ग्रीक से मिलते हैं, ठीक है ना। और जो ये थे ना छत्रेश्वर प्रकार के, ये कुषाण से मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही उन्होंने लगा लिया हिसाब कि अच्छा, तो ऐसे ही इतिहासकार पता लगाते हैं कि अच्छा यार ये सिक्का यूनान वालों से मिल रहा है, तो मतलब इस सन में ऐसा हुआ होगा, तो मतलब वो टाइम पीरियड में ये सिक्के बने होंगे। तो अच्छा हम समझ गए कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के सबसे पुराने हैं भैया उत्तराखंड के, ठीक है ना, सबसे प्राचीनतम माना जाता है इन सिक्कों को, ठीक है। तो आप, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसमें मैं एक अलग से पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं सभी कुड़िंद वंश में क्या क्या हुआ था, ठीक है, वो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला पूछा है, वो है आपसे, आपको वैसे ही पता होगा, उधमसिंह नगर, ठीक है ना, उधमसिंह नगर। वहाँ बहुत पेड़ बहुत कम है, ठीक है ना, पेड़ बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा है भैया पौड़ी गढ़वाल में, ये भी याद रखेंगे। ये तो हो गया आपका कम, ठीक है, और ये हो गया आपका ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा। 2019 की वन की रिपोर्ट आई थी ना, तो वो भी, उसमें भी पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। और उधमसिंह नगर में तो हमेशा से कम ही थे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिरथी जलप्रपात स्थित है, तो ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, इसका आंसर आशा करता हूँ आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है ना। बिरथी जलप्रपात कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में, मुनस्यारी रोड पर है ना बिरथी जलप्रपात। और बिरथी गांव है तो उसी गांव में क्या पड़ता है, बिरथी जलप्रपात, ठीक है ना, मुनस्यारी रोड पर है, जाना चाहो तो जा सकते हो आप, बहुत सुंदर दृश्य दिखते हैं वहाँ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 56 भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच उड़ा। तो भैया ये उड़ा था दिल्ली और देहरादून के बीच उड़ा था, ठीक है, दिल्ली और देहरादून के बीच उड़ा था, ठीक है। अब देखो दिल्ली और देहरादून में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, ठीक है ना। देहरादून में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है, देहरादून में, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। ये तो न्यूज़ में भी रहा था। देखो मैं करंट अफेयर के, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन मिस कर दिए करंट अफेयर के, मैंने कहा वो रिलेटेड नहीं था आपके, ठीक है ना, बहुत पुराना करंट अफेयर हो गया, ठीक है ना, तो मैंने सोचा उनको हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें 98 टोटल क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अल्पाइन जो है ना, अल्पाइन उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है ना, अल्पाइन जो है ना उत्तराखंड में वो पाया जाता है, ठीक है ना। और उष्ण सदाबहार ये नहीं पाए जाते हैं भैया, ये जो उष्ण सदाबहार है ना ये बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, और ये शीतोष्ण पतझड़ पे पाए जाते हैं, और कोर दहाड़ी तो आपको मालूम ही होगा, ये तो पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये उष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। ये देखो ये पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर पाए जाते हैं। इन वनों में इनका जो पेड़ होता है वो महोगनी,
नाम याद रखना, महोगनी, ठीक है ना, रोजवुड, आयरन वुड और रबड़, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब आ जाते हैं उष्ण सदाबहार के अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर आ जाते हैं, उष्ण सदाबहार के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। एक मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं अच्छा उत्तराखंड के पेड़ों के प्रकार आपको सब बता दूँ, ठीक है। अल्पाइन, ठीक है ना, ये उत्तराखंड में होते हैं। पतझड़, कोड़धारी, ठीक है ना, ये सभी हैं उत्तराखंड में होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है हमारा, दिए गए विकल्पों, चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, इसके लिए एक अलग से वीडियो क्या ही लेके आऊँ, ठीक है ना, यहीं पे बता देता हूँ। देखो जो अल्पाइन होता है ना, अल्पाइन ट्री जो होता है वो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाइयों पर मिलता है, ठीक है ना। 2700 जो मीटर होते हैं उनसे अधिक ऊंचाइयों पे मिलता है। उप अल्पाइन कह लो या अल्पाइन वन कह लो, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है ना, जैसे इसमें देवदार हो गया, अल्पाइन में क्या आता है, देवदार, ठीक है, देवदार आ जाता है, बुरास, बुरांस, बुरांस आ जाता है, ठीक ना। ये वृक्ष क्या है, ये अधिक ऊंचाइयों पर मिलते हैं, ठीक ना। ठीक है, आप समझ गए। ये तो आपने मैंने बता ही दिया आपको, उष्ण सदाबहार और शीतोष्ण, ठीक है ना, क्या है, शीतोष्ण पतझड़ वन, ठीक है ना। तो देखो ये जो शीतोष्ण पतझड़ वन होते हैं ना, तो ये आपके होते हैं जैसे सागवान हो गया, सहतूत हो गया, ठीक है ना, शाल हो गया, बांस हो गया, ठीक है ना। हम इन्हें मानसूनी वन भी कह देते हैं, क्या कहते हैं ना, मानसूनी वन भी कह देते हैं। मानसून के हिसाब से बदलते रहते हैं ना, पतझड़ पत्ते गिरते हैं, जैसे साल हो गया, ठीक है, साल हो गया, सागवान हो गया, सागौन कहते हैं, ठीक है ना, सागौन हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके क्या, उष्ण शीत मतलब शीतोष्ण पतझड़ हैं, ठीक है ना। कोणधारी वन, अब देखो जो कोणधारी वन होते हैं ना, वो आपके 900 से 1800, 900 से 1800 मीटर तक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे चीड़ का पेड़ हो गया, ठीक है ना, चीड़ का, ये सब क्या है, कोणधारी वन है, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संज्ञा युग्म है, ठीक है ना। तो देखो जो 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना, यानी 7 गुणा 7 का क्यूब मतलब 7 की गुणा 3 बार, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 343 होता है, ठीक है ना, 343। 8 का भैया, 8 का 512 होता है, ठीक है ना। कितना होता है 8 का, 512 होता है, ये बिल्कुल गलत, यही असंगत है, ठीक है ना। एक असंगत मिल गया, मतलब बाकी सारे सही हैं, ठीक है। 6 का 216 होता है और 9 का 729 होता है। देखो आपको ना 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर भी और क्यूब भी, ठीक है ना, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई, ठीक, कहाँ से वो की गई थी, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी, ठीक है ना। तो स्थानांतरित की गई थी आपके सन 1840 में, ठीक है, 1840 में, ठीक है ना। 30 किलोमीटर ही दूर पौड़ी में स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब देखो क्या हुआ था ना, चलो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। क्या हुआ था, जो कुमाऊँ कमिश्नरी थी ना, कुमाऊँ कमिश्नरी स्वतंत्र कब हुई, 1839 में कुमाऊँ कमिश्नरी स्वतंत्र हो गई। अब जब कुमाऊँ कमिश्नरी स्वतंत्र हो गई तो फिर 2 जनपद हुए, ठीक है ना, 2 जनपद, क्या, कुमाऊँ और गढ़वाल, ठीक है, कुमाऊँ और ये गढ़वाल, ठीक है ना। कुमाऊँ स्वतंत्र हो गई थी 1839 में, ठीक है ना, कुमाऊँ और गढ़वाल बन गए, ठीक है ना भैया, कुमाऊँ और गढ़वाल 2 जनपद बन गए, ठीक है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या, जो कुमाऊँ का जो मुख्यालय था ना, ठीक है ना, कुमाऊँ का जो मुख्यालय था वो पहले कहाँ था, पहले अल्मोड़ा था, ठीक है, अल्मोड़ा था, ठीक है ना। कुमाऊँ का मुख्यालय पहले अल्मोड़ा था, किधर था, अल्मोड़ा, ठीक है। और फिर 1855 में 1855 में ना, 1855 में एक 5वां कमिश्नर था, ठीक है ना, 5वां कुमाऊँ कमिश्नर था, उसका नाम था जॉन हेलिड बैटन, ठीक है, आप बैटन याद रख लो, 5वां कमिश्नर था बैटन, ठीक है, बैटन भाई साहब थे वो। उसने क्या किया, कुमाऊँ कमिश्नरी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल पहुंचा दिया। उसने क्या किया, उसने अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया उसने, ठीक है ना, कब, 1855 में। याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है आपसे, कुमाऊँ का कब किया गया था, या तो आपसे सन पूछ लिया जाएगा, अच्छा कौन से कमिश्नर के कार्यकाल में किया था, वो बैटन था, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखो ये हो गया, अब इसमें दिया है, चलो कुछ सन की बात कर लेते हैं, मेरे को सन से कुछ याद आ रहा है। तो ये जो
है ना 1900, ठीक है ना, 1941 दिया है ये। तो 1941 में ना एक पीटर बैरन नाम का व्यक्ति था। क्या था? पीटर बैरन, पीटर बैरन, ठीक है ना, पीटर बैरन। इसी ने क्या कहते हैं, नैनीताल की खोज करी थी, नैनीताल की खोज करी थी, नैनीताल की खोज करी थी, ठीक है ना। किसने? पीटर बैरन ने, ठीक है ना, 1841 में, ठीक है। ये याद हो गया आपको। चलिए अब और चीज़ें बता देता हूँ मैं। 1837 जल्दी से बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1837 में बना था आपका अल्मोड़ा थाना, अल्मोड़ा थाना, थाना, ठीक है, अल्मोड़ा का थाना बना था। और 1816 में पहले जेल बन गई थी ना, क्योंकि अंग्रेजों को क्या था, थाना पहले नहीं बनाना था, उन्हें पहले जेल बनानी थी भैया। पहले वो इंसानों को जेल में डालेंगे ना, थाने से उन्हें करना है क्या, उन्हें तो सिर्फ जेल में ठूसना था, ठीक है ना। तो पहले उन्हें जेल बनाई 1816 में, 1816 में पहले जेल बन गई थी, ठीक है ना, अल्मोड़ा में, ठीक है ना, 1816 में बनी, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ? अल्मोड़ा में, ठीक है ना। और फिर नैनीताल जेल, नैनीताल जेल, नैनीताल जगह कम होने की वजह से, आप समझ जाना, ध्यान से सुनना, ठीक है। नैनीताल, नैनीताल थाना बना था, जेल नहीं, थाना, 1843 में, 1843 में, ठीक है ना। कब? नैनीताल थाना बना था। और फिर रानीखेत थाना, रानीखेत थाना भी याद कर लो। चलो रानीखेत थाना कहाँ लिखूँ, चलो साफ कर लेता हूँ। रानीखेत थाना, रानीखेत थाना बना था आपका 1869 या 70, 69 या 70, दोनों में से कोई सी भी डेट आ सकती है, क्योंकि जो अजय रावत की बुक है उसमें कुछ अलग दिया है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग इन दो डेटों में से आपको या तो ये दोनों नहीं देंगे, ठीक है, 1869 ही देंगे या तो 70 ही देंगे, ठीक है। रानीखेत थाना, ठीक है। वैसे रानीखेत थाना कम ही पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा तो अल्मोड़ा जेल पूछा जाता है, और अल्मोड़ा थाना पूछा जाता है, और नैनीताल थाना, ठीक है ना। चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होता है, आप क्या समझते हैं सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी मतलब यार दूसरा, ठीक है ना, दूसरा, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, RAM, आपको पढ़ने से ही ये तीसरा ऑप्शन क्या लग रहा है, RAM, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। एक रैम होती है, एक रोम होती है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है ना, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। और ये मैग्नेटिक टेप हो गई, CD हो गई, ये सब सेकेंडरी हैं, ठीक है ना। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो याद कर लो, अब ये दो ही हैं, ठीक है ना, रैम और रोम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्राइमरी है, और सेकेंडरी ये बाकी सब हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो ये शुरू किया गया था भैया आपका 1900, ठीक है ना, 93 में, 1993 में अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर 1993 में, ठीक है, याद रखेंगे, अक्टूबर 1993 में, ठीक है ना, ठीक है, अक्टूबर 1993। अब देखो जो अब और कौन सा पूछ लेता है पता है, इस ओली और जोशीमठ से, वो पूछ लेता है ओली और जोशीमठ का जो रोप वे के बारे में पूछ लेता है, ठीक है ना, रोप वे के बारे में पूछ लेता है। तो देखो इस रोप वे जो बना था ना, वो बना था आपका 1800, ठीक है, 1882 में ना, 1882, 1882, ठीक है, सॉरी 1882 नहीं, ये तो मैं कहाँ ब्रिटिश काल में पहुँच गया, ठीक है ना। तो देखो 1982, 1982, ठीक है ना, 1982 में, ठीक है, 1982 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इंदिरा गांधी थे उस टाइम पे, ठीक है ना, इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी, और ये बन के तैयार हुआ था 1994 में, ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है 1994 भैया कब से स्टार्ट हुआ था ये रोपवे, ठीक है ना। तो 1994, आई थिंक ये दूसरा सबसे बड़ा लंबा रोपवे है, 5 किलोमीटर का है कि, और पहला शायद जम्मू कश्मीर में है, ऐसा ही कुछ है। मैं इस बारे में, मेरे को ये चीज़ें याद नहीं आ रही हैं अभी, ठीक है ना, ठीक है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसकी जो जोशीमठ, इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1993 में, ठीक है ना, शुरू किया गया था ये, ठीक है ना। तो देखो 93 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। और क्या 1982 में इसकी आधारशिला रखी थी इंदिरा गांधी ने, 1994 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना, 1994 में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था, ठीक है ना। तो इसको कब, ये मार्ग कब शुरू किया गया था, अक्टूबर 1993 में, ठीक है ना। ये रोप वे की बात चल रही है ये वाली, ठीक है ना, अभी मैंने आपको
बताया। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। कंफ्यूज ना करना बस, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय। अगर आप एक बार इसको सही से पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, अच्छा भैया मुद्रा के तो ये तीनों काम होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ है भैया सिडकुल का मुख्यालय? वो है आपका देहरादून में। ठीक है ना, कहाँ है? देहरादून में। ठीक है ना, देहरादून में है मुख्यालय। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज था ना, ये क्या करता था, ये देश के बड़े शहरों को, ठीक है ना, ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी, ये देश के बड़े शहरों को जोड़ने के लिए। ठीक है ना, देश के बड़े बड़े शहरों को सड़कों से जोड़ने के लिए, शहरों से जोड़ने के लिए। ठीक है ना, तो देखो ये है आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो देखो क्या था, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको घुमा फिरा के भी दे देता है। ठीक है, बस शब्दों को आपको बढ़िया करके जानना, या अगर आपको चीज़ें मालूम होंगी तो आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका कोल। ठीक है, देखो जो सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन उत्तराखंड में वह जाति कौन सी है? वह है आपकी कोल जाति। कौन सी? कोल जाति सबसे प्राचीन। ठीक है ना, तो देखो प्रथम निर्जातीय समूह लिखा है वो कोल होगा। ठीक है ना, बस थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, सबसे प्राचीन जो उत्तराखंड में जाती है वो है आपकी कोल जाती है। ठीक है ना, सबसे पहले कोल आए थे। कोल, चलो मैं आपको बता देता हूँ, कोल आए। ठीक है, कोल यहाँ रहे। ठीक है, कोलों ने अपना चलाया उत्तराखंड में। फिर भैया कोलों के बाद थोड़े से ताकतवर कौन आए? किरात। किरात आए, कोल के बाद किरात आए। तो इन किरातों ने क्या किया, इन कोलों से अपना काम कराने लग गए। ठीक है, अब जो ताकतवर होगा भैया वो कमज़ोर को तो दबाएगा ही ना, कमज़ोर को दबाएगा। तो ये किरात आए, इन पे ताकत थी थोड़ी, इनने कहा भैया इन कोलों से अपना काम करवाओ। ठीक है, तो उन्होंने अपना काम करवाया। ठीक है ना, ये ज़्यादा ताकतवर थे। फिर इसके बाद आए कौन? खस। अब ये खस भैया अब और लड़ाकू थे, खस और लड़ाकू थे। इस खस ने इन दोनों से फिर काम करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने अधीन ले लिया और इन दोनों से अपना काम कराना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद खस आए। ठीक है ना, फिर खसों के बाद कौन आते हैं? खसों के बाद आते हैं आपके कुड़िंद। ठीक है, कौन आते हैं? कुड़िंद। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है ना, कोल, किरात, खस और कुड़िंद। ठीक है ना, तो चलिए अब बढ़ें आगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा बिंबिसार का संबंध था। तो देखो जो बिंबिसार है ना, वो किसका, देखो बिंबिसार का जो संबंध है वो है आपके हर्यक वंश से, हर्यक वंश से। ठीक है, और ये मगध के अंदर ही आता है। मगध, जो मगध के संस्थापक थे वो कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ आते हैं। फिर इसके अंदर तुरंत बाद उत्पन्न हो जाता है मगध के अंदर वो है हर्यक वंश। ठीक है, इसकी स्थापना बृहद्रथ करता है। फिर इसके अंदर हो जाती है हर्यक वंश की स्थापना। ठीक है, हर्यक वंश हो जाता है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार हैं। ठीक है ना, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अब देखो भैया बिंबिसार बना, तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मार दिया भैया बिंबिसार को, अपने पिता को उसने मार दिया। ठीक है ना, क्योंकि लालच था भैया कुर्सी का। ठीक है ना, उसने मार दिया और अपना राजा बन गया। जैसे वो गद्दी पे बैठा तो थोड़े टाइम पर फिर उसने क्या करवाई? प्रथम बौद्ध संगीति करवाई थी राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अजातशत्रु ने के टाइम पे हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है ना, कहाँ? राजगृह में। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है? भैया अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है? इसी का बेटा उदयन कर देता है। ठीक है, अजातशत्रु। चलो साफ करके फिर से लिख देता हूँ, इसमें आंसर हो जाएगा आपका भी। अजातशत्रु में पहुँचे थे ना हम, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु की जो हत्या कर देता है उसी का बेटा इसका शत्रु बन जाता है, समझ लो। अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उदयन। ठीक है, उदयन। तो उदयन से आपको कुछ याद आ रहा है? ठीक है, उदयन ने ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। ठीक है ना, पाटलिपुत्र को उदयन ने बनाया था। ठीक है ना, तो देखो फिर क्या, फिर उसके बाद चलो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक।
नाग दशक अंतिम शासक था हर्यक वंश का, ठीक है। फिर नाग दशक था तो इसको गद्दी से हटा देता है कौन, शिशुनाग। शिशुनाग इसको हटा देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर आप कंफ्यूज होंगे ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को जितनी चीज़ें याद आ रही हैं मैं उतना बताते जा रहा हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन से बताऊँगा, बस सिर्फ एक लाइन से बताऊँगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है ना, एक लाइन से बता दूंगा, अच्छा ऐसा था फिर उसके बाद ऐसा हुआ, ठीक है ना। क्योंकि अभी जितना मेरे को याद आ रहा है मैं उतना ही बता पा रहा हूँ। फिर उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, जितना मेरे को याद भी होगा तो फिर मैं लाइन से बताऊँगा बस, ठीक है। बाकी चीज़ों में नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। चलिए, भारतीय सैन्य अकादमी कार्य प्रारंभ किया, ठीक है ना। भारतीय सैन्य अकादमी ने जो कार्य प्रारंभ किया था वो क्या था, कब, ठीक है, वो क्या था आपका 1932 को, ठीक है ना। कब, 1932 को। अब देखो 1932 तो आपको याद होगा, फिर कब वो हुआ था, 1 अक्टूबर 1932, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1932। और मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है भैया देहरादून में है, ठीक है ना, भारतीय सैन्य अकादमी, ठीक है ना, देहरादून में। क्या हुआ था ना, एक समिति बनाई गई, ठीक है ना। पहले क्या होता था, जैसे जो भी यहाँ के सैन्य जो अपनी शिक्षा लेते थे वो कहाँ जाते थे, वो या तो लंदन चले जाते थे, ठीक है। वहीं थी एक अकादमी, तो वहीं इनको शिक्षा दी जाती थी कि अच्छा ऑफिसर ऐसे होंगे, ऐसे तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो वहाँ भेज दिया जाता था। फिर क्या कहा, फिर तो कुछ भारतीय लोगों ने कहा कि अच्छा हमारे ही देश में होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर क्या, एक फील्ड मार्शल थे फिलिप शेडवुड, ठीक है ना, फिलिप शेडवुड। तो इनके उसमें एक समिति का गठन किया गया और फिर क्या 1932 ईस्वी में क्या देहरादून में भैया स्थापना कर दी गई भारतीय सैन्य अकादमी की। फिर यहीं आते थे लोग ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। बहुत दूर दूर से आते हैं अभी भी ट्रेनिंग के लिए, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, तो वो हुई थी कहाँ भैया, वो हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस्को में। याद रखेंगे कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और सैन फ्रांसिस्को किधर है, कैलिफोर्निया में, ठीक है ना, कैलिफोर्निया में, क्योंकि कैलिफोर्निया में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, ठीक है ना। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखो जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं हरिद्वार पर आधारित। तो ये तो पूछा गया है, ये भी सदाबहार मान लो, ठीक है, जॉब फ्रांसिस वाइट, ठीक है, इसके जो हैं वो लेखक हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी के किस महीने में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। अरे ये तो फूलदेव का त्यौहार जो मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है आपके चैत्र में। कब, चैत्र में, ठीक है ना। आपको पता होगा छोटी छोटी लड़कियां आती हैं और वो देली नहीं पूछते हैं, फूल देली पूछते हैं, फिर हम उन्हें गुड़ भी देते हैं, गुड़ देते हैं और दक्षिणा देते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है फूलदेई का त्यौहार, चैत्र में होता है ना ये, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। तो ये किया गया था भैया रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है ना। इसकी शुरुआत करी थी कब, 1909 में, 1909 कह रहा हूँ, सन 2009 में, सन 2009 में। यही होता है जब ज़्यादा इतिहास पढ़ लो ना, 2009 को भी फिर 1909 कहने पर लग जाते हो, ठीक है ना। 2009 गलती पे गलती लिखने के बाद भी देख रहे हो, सन 2009, ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राकेश की 3 पुत्रियां हैं, ठीक है ना, राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, ठीक है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो देखो इसका आंसर होगा 2, ठीक है, इसका आंसर होगा 2, ठीक है ना। अब कैसे, तो क्या कह रहा हो, राकेश की 3 पुत्रियां हैं, ठीक है ना, राकेश की कितनी 3 पुत्रियां हैं, 1 2 3, ये 3 तो लड़कियां हो गई ना,
ये 3 लड़कियां हो गई, राकेश एक लड़का हो गया, इसको भैया अलग रख लो, ठीक है ना। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, मतलब भाई कितना, एक ही तो है ना। 3 लड़कियां, तीनों का एक भाई होगा तो क्या, प्रत्येक का तो एक भाई हो गया, तो एक भाई हो गया, तो एक एक दो ही तो हुए ना पुरुष, दो ही तो पुरुष हुए पूरे घर में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को अपने बचपन का वो याद आ गया। तो मेरे बचपन में क्या, मेरे मामा मेरे से, मेरे बुबू मेरे से पूछते थे कि कल्लू के, ठीक है ना, कल्लू के 4 लड़के रमेश, राकेश, सुरेश। कल्लू के पापा के 4 लड़के रमेश, राकेश, सुरेश, चौथे का नाम बताओ। ये ऐसे वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दो, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो देखो, एक विश्वविद्यालय आंदोलन चला, ठीक है ना, विश्वविद्यालय आंदोलन चला 1973 में। कब, 1973 में, ठीक है ना। तो ये इसमें जो आपका आंसर होगा 1973 होगा। 1973 में क्या विश्वविद्यालय आंदोलन चला, ठीक है ना। तो इसके तहत फिर क्या हुआ, फिर भैया कुमाऊं यानी नैनीताल, ठीक है, कुमाऊं के नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और जो गढ़वाल, ठीक है ना, गढ़वाल के श्रीनगर में, ठीक है, गढ़वाल के श्रीनगर में और कुमाऊं के नैनीताल में, ठीक है ना। और 1973 में ही हुई थी दोनों यूनिवर्सिटी की स्थापना, ठीक है ना। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई श्रीनगर में, ठीक है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई आपकी नैनीताल में, ठीक है ना। जो गढ़वाल की फिक्स डेट बता देता हूँ मैं, गढ़वाल का प्रश्न है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के 24 नवंबर 1973, 24 नवंबर 1973, ठीक है ना, कोई स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यह हो गया आपका माउस, ठीक है। ऐसा होता है, माउस को बीच में एक गोल सा नहीं दिए रहते हैं, उसको आप घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो तो ऊपर ऊपर को जाता है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर को जाता है कंप्यूटर, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं स्क्रॉल, ठीक है, उसको स्क्रॉल कर कहते हैं उसको। ऐसे आप एक उंगली से नहीं घुमाते हो, एक होता है आपका राइट क्लिक होता है, एक होता है आपका लेफ्ट क्लिक, ठीक है। बीच में क्या होता है, स्क्रॉल वाला बटन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ठीक है। देखो, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी लेके आऊँ और आपको समझाऊं तो शायद आपको क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। धीरे धीरे समझ में आएंगी ना। अब क्या होता है, देखो, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप क्या द हिंदू प्रेफर करेंगे क्या, आप द हिंदू डायरेक्ट पढ़ने लग जाएंगे क्या? नहीं, द हिंदू भैया बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है द हिंदू में, ठीक है ना। द हिंदू में बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है। आप धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे तभी तो आपको चीज़ें पता चलेंगी और आप हार्ड की तरफ जाओगे। अब आप पहले ही कठिन पकड़ दे रहे हो और आपको नीचे का मालूम नहीं है तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए पहले ही मैं आसान शब्दों में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। सोंग नदी सहायक नदी है, ठीक है ना। सोंग नदी सहायक नदी है, तो ये है भैया किसकी, गंगा की। और ये सोंग नदी कहाँ, देहरादून में बहती है, ठीक है ना, देहरादून में, ठीक है ना। किधर से, देहरादून में बहती है और गंगा की सहायक नदी है। अब देखो गंगा, अब चलो मैं गंगा के ना उसमें बता देता हूँ, बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है, गंगा नदी के बारे में। जैसे गंगा को ना देवप्रयाग के बाद से गंगा नाम से पुकारते हैं हम, किसके, देवप्रयाग के बाद से, ठीक है, देवप्रयाग के बाद से। और देवप्रयाग के पहले से क्या कहते हैं फिर, तो देवप्रयाग के पहले हम इसे कहते हैं भागीरथी, ठीक है ना। गंगोत्री से देवप्रयाग तक, गंगोत्री के गौमुख से निकलती है ना गंगा, ठीक है ना, गंगोत्री से देवप्रयाग तक हम इसे क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। फिर ये जो भागीरथी है ये देवप्रयाग में ना अलकनंदा के साथ मिलती है। देवप्रयाग में किसके, अलकनंदा के साथ मिल जाती है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा के साथ मिलती है। और फिर इसको आगे, फिर ये जो बढ़ती है तो फिर किस नाम से आगे बढ़ती है, ये बढ़ती है फिर गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। चलिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य। अब देखो, पहले तो आपको मुद्रास्फीति मालूम होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जो आपका है आंसर वो है घटना। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इसका मतलब आप सीधा सा ले लो, महंगाई। अब भैया जब महंगाई होगी तो क्या, जो मुद्रा का मूल्य है वो घटेगा ना। जैसे एक चीज़ ये समझ लो, आप सन 2005 में एक झोला लेके गए दुकान पे
और मैंने दे दिया आपको 500 रुपये, ठीक है। कितने, ये झोला बना देता हूँ, चलो ये झोला बना दिया और मैंने दे दिया आपको 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये दे दिया और बोला जाओ कि सामान लेके आओ। तो आप क्या करेंगे, सन 2002 में आप अगर होंगे तो आप ये देखेंगे कि अच्छा, तो आप पूरा भर के सामान ले के आ जाएंगे, ठीक है। पूरा भर के सामान लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस समय चीज़ें सस्ती थी भैया, ठीक है ना, चीज़ें सस्ती थी और 500 रुपये में आप पूरा सामान भर के लेके आ गए। और अभी अगर मैं आपको 500 रुपये दूँ, अभी 500 रुपये दूँ और एक झोला दे दूँ, तो क्या आप कहोगे यार इतना सामान तो मैं जेब में ही रख लूँगा ना, आप कहोगे इतना सामान मैं जेब में ही रख लूँगा 500 का, ठीक है ना। तो 500 क्या भैया, वो पैसा सेम है। सन 2005 में भी मैंने आपको 500 रुपये दिए थे ना, उससे आप ढेर सारा सामान लेके आ गए थे। अभी भी मैंने आपको 500 रुपये दिए हैं, लेकिन उसे आप जेब में लेके आ गए भैया। तो क्या है ये भैया, पैसे की वैल्यू क्या है, कम हो गई है, ठीक है ना। पैसा उतना ही है, दो मैं आपको पहले भी 500 रहा था और अभी भी 10 साल बाद भी 500 ही दे रहा हूँ, लेकिन क्या पहले सामान बहुत आ रहा था, अब क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो क्या भैया, घट गई है ना पैसे की वैल्यू, पैसे की वैल्यू आपकी क्या घट गई है, ठीक है ना, पैसे की वैल्यू घट गई है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। तो ये स्थित है आपका भीमताल में। कभी आप भीमताल घूमने जाएंगे तो आपको ये दिख भी जाएगा, ठीक है ना। तो भीमताल में है और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया। तो देखो क्या था ना, 180 पूर्वी और पश्चिमी देशांतर पर दो अलग अलग दिवस मिल रहे थे, ठीक है ना, मिल रहे थे। तो क्या परेशानी हो रही थी, ठीक है, परेशानी हो रही थी। तो क्या वैज्ञानिकों ने सोचा यार क्या करें, ठीक है ना। इसके लिए फिर 1964 में 1984 नहीं 1884, याद रखेंगे, ठीक है। 1884 में एक सभा बैठी, ठीक है ना। तो सभा बैठी तो उसने क्या बोला, अरे यार बोला छोड़ो ये सब, अब 180 डिग्री को क्या बुलाएंगे हम, 180 देशांतर डिग्री को क्या बुलाएंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बुला देंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बुला देंगे, ठीक है ना। ये हमसे नहीं होगा इतना, क्योंकि क्या हो रहा था, वो दो पूर्व और 180 डिग्री में ना, पूर्व और पश्चिमी देशांतर पर दो अलग अलग दिवस मिल रहे थे, तो उसमें परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने कहा परेशानी हो रही थी तो इसको समाप्त कर दो यार, 180 डिग्री को समाप्त कर दो और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसका नाम रख दो, ठीक है। तो ये था इसका सार, समझ लो आप, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है, उत्तराखंड का भाग नहीं है। तो भैया ये बाटा दून नहीं है, ये कहाँ हिमाचल वाली साइड में है, ठीक है ना, हिमाचल वाली साइड में है, ठीक है, बाटा जो दून है। और ये पतली दून, ठीक है, पाटली होगा ये, मेरे ख्याल से पाटली दून होगा, पाटली, ठीक ना, पाटली। और जो कोटा है ना, पाटली और जो कोटा है ना, ये किधर है, ये नैनीताल में है, ठीक है, किधर है, नैनीताल में है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो इसमें क्या है आपका आंसर, ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं है पूछा है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरक सदस्य था। तो देखो चरक ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम आप मेरे को, चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता, ठीक है ना, क्या लिखी थी, चरक संहिता। ये राजवैद था, ठीक है। और ये किसके दरबार में था, ये भैया ये था कनिष्क के दरबार में, ठीक है ना, कनिष्क। और कनिष्क कौन से वंश में था, तो ये कनिष्क था कुषाण वंश का, ठीक है ना, कनिष्क था कुषाण वंश का, ठीक है ना, कुषाण वंश का, ठीक है ना, कुषाण वंश का राजा था, ठीक है ना। और ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है ना, सबसे प्रतापी राजा था कौन, कनिष्क, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब कनिष्क को क्यों याद रखा जाता है मालूम है आपको, कनिष्क ने 78 ईस्वी में ना, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो इसे, ठीक है, शक संवत चलाया था, किसने, भैया कनिष्क ने चलाया था, ठीक है ना, कनिष्क ने चलाया था, ठीक है ना। अब देखो अब जो कनिष्क के ही दरबार में ना, कनिष्क के ही दरबार में एक और बंदा था, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। अब इस नागार्जुन को पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम भारत का आइंस्टीन, क्या कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है ना। और जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वो था वासुदेव, याद रखेंगे, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है, वासुदेव, ठीक है ना। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप कुषाण से कंफ्यूज ना करें बस, ठीक है। जो भारत में यवन राज्य आया था ना, कौन सा, यवन राज्य,
यवन राज्य। देखो अलग अलग आक्रमण हुए, अलग अलग राज्य भारत में आए, ठीक है ना। यवन राज्य आया था, तो यवन राज्यों के अंदर पहले आया था आपका इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक, ठीक है। क्या आया था? इंडो ग्रीक। उसके बाद क्या आया था? शक लोग आए। उसके बाद क्या है? पहलव आए, ठीक है, पहलव आए। और पहलव के बाद कौन आए? पहलव के बाद आए भैया कुषाण, ठीक है, कुषाण। और इसी कुषाण का कौन था? कनिष्क, ठीक है ना, बहुत प्रतापी राजा था, ठीक है ना। चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ, ठीक है। इसमें मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि अच्छा कैसे हमारा राज्य बना, कब कब चीज़ें हुई, ठीक है ना। खटीमा गोलीकांड, ठीक है, मसूरी गोलीकांड, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना। तो सब मैं इसमें लेके कवर करूँगा एक वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और आपको इसको वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको थोड़ा एक ब्रीफ बता देता हूँ, ठीक है ना, ब्रीफ बता देता हूँ। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा 1973, ठीक है ना। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था, पृथक, ठीक है ना। देखो, पर्वतीय विकास जन समिति बनी थी एक 1950 में। 1950 में क्या बनी थी? पर्वतीय विकास जन समिति, ठीक है ना, याद रखिए। और 1900, ठीक है ना, 1900, ठीक है, 1900, यहाँ पे 1967 में क्या? पर्वतीय राज्य परिषद बना था, ठीक है, पर्वतीय, खाली पृथक हटा दो, 1967 में बना था पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो, और एक और बता देता हूँ मैं आपको, 1900, ठीक है ना, 1969 में पर्वतीय विकास परिषद भी बना था, ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद, ठीक है। क्या था ना, देखो हम उत्तराखंड के जो थे ना, उत्तराखंड हमारा अलग बनाओ, ये मांग हम पहले से उठा रहे थे, ठीक है ना, पहले से उठा रहे थे। देखो मांग पहले तो हम ये उठा रहे थे। देखो एक बार जो रानी आई थी ना, विक्टोरिया रानी आई थी, कहाँ? अल्मोड़ा में आए थे ना। तो अल्मोड़ा में आए थे तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा? कुछ भी बना दो यार, पर उत्तराखंड को एक अलग बना दो, उत्तर प्रदेश से अलग कर दो बस, ठीक है ना, ऐसा बोला था। तो ये बहुत पहले से मांग उठ रही थी, ठीक है ना, बहुत पहले से मांग उठ रही थी। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें चलती गई, ठीक है, देश आज़ाद हुआ। तो फिर उसके बाद क्या, लोग हमारे उत्तराखंड में आंदोलन होने लग गए, ठीक है ना, कि अलग पृथक राज्य बनाओ, पृथक राज्य। फिर इन चीज़ों के लिए अलग अलग क्या समितियाँ बनी, परिषद बने, ठीक है ना, पार्टी बनी, यूकेडी बना, ठीक है ना, तो बहुत चीज़ें बनी। तो वो बहुत चीज़ें बनी। फिर उसके बाद बीजेपी ने समर्थन दिया कि अच्छा हम बनाएंगे राज्य, ठीक है ना, हम बनाएंगे राज्य, पर उसका नाम उत्तराखंड नहीं होगा, उत्तरांचल होगा, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने कोशिश करी, एक बार बिल पारित हुआ नहीं, फिर ऐसे 5 बार बिल पास हुए थे, 5 बार बिल पास हुआ, ठीक है, 5 बार बिल पास हुए। लेकिन जो वहाँ लोकसभा में गए थे वो शायद 2 बार ही गए, 2 बार गए थे। यहाँ लोकसभा में 2 बार गया था, पहली बार इसी को कैंसिल कर दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, एक बिल बनाते हो अगर आप पृथक राज्य के लिए, तो देखो पहले आप कहाँ जाओगे? राज्य के पास जाओगे कि अच्छा भैया हमने अलग राज्य बनाना है, इतने ज़िले होंगे, ये होंगे, आप अपना साइन कर दो, ठीक है। तो ऐसे वहाँ से पास होगा, बिल पास होगा, तो फिर वो जाएगा कहाँ? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में फिर अगर देखो, अगर ये बिल बहुत आसानी से पास हो जाता अगर दोनों जगह एक ही पार्टी होती। पहले क्या कांग्रेस थी, तो कांग्रेस चाह भी नहीं रही थी कि अच्छा अलग राज्य बने करके। जगह उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की पार्टी थी और सेंट्रल में भी कांग्रेस की पार्टी थी, ठीक है ना। और वो चाह भी नहीं रहे थे कि अच्छा उत्तराखंड अलग राज्य बने, तो हम यहाँ बिल पास करा भी ले तो वो लोग रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है ना। तो ये था सिस्टम। फिर भैया भाजपा ने कहा कि अच्छा चलो हमको लेके आओ, फिर हम तुम्हारा समर्थन देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते पृथक राज्य बना था हमारा, ठीक है। ये मैंने आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, अभी डिटेल में जो मैं बताऊँगा वो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना, पूरे सन के हिसाब से कब कब क्या क्या हुआ था, ठीक है ना, पत्र बम कहाँ फेंका, क्या 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 हुआ था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, ठीक है ना। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, वो दी गई है आपके अनुच्छेद 13 में, याद रखेंगे ये। और कहाँ से लिया है न्यायिक पुनरावलोकन? भैया ये लिया है अमेरिका से। कहाँ से लिया है ये? अमेरिका से, ठीक है। और अमेरिका से और क्या क्या लिया है? अमेरिका से लिया है आपका मौलिक अधिकार, ठीक, क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है, ठीक है। आप राष्ट्रपति में महाभियोग चला सकते हो, ठीक है ना। तो ये महाभियोग के भी कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है।
वो फिल्म है आपकी डांडी कांठी की गोद माँ, ठीक है, डांडी कांठी की गोद माँ ये फिल्म है, ठीक है ना। भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म, ठीक है ना, डांडी काठी की गोद में। अब भैया फिल्मों की बात आई है, ठीक है ना। वैसे तो आप बहुत जानते होंगे फिल्मों के बारे में, लेकिन जो कुमाऊँ और गढ़वाल की पहली फिल्म थी वो आपके बारे लिए बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो 1983 में आई थी भैया स्टेट की पहली, राज्य की पहली फिल्म, ठीक है ना, राज्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये गढ़वाल की पहली फिल्म भी कही जाएगी, ठीक है। इसका नाम था जगवाल। क्या नाम था? जगवाल था, ठीक है। किसने बनाई थी ये? पारेश्वर गौड़ जी ने, ठीक है। पारेश्वर गौड़ जी इसके जो थे वो निर्माता थे, ठीक है ना। ये क्या है, ये राज्य की तो प्रथम फिल्म है ही, और गढ़वाली पहली फिल्म है, ठीक है। गढ़वाली पहली फिल्म है, ठीक है ना। कौन सी? गढ़वाली पहली फिल्म है। अब गढ़वाली की तो बात हो गई, अब भैया कुमाऊनी भी की भी तो पहली फिल्म होगी ना। तो कुमाऊँ की जो पहली फिल्म थी वो थी आपकी मेघा। कौन सी थी? मेघा आ। मेघा आ थी पहली फिल्म, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ठीक है ना। कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी है? मेघा आ। और गढ़वाली जो थी वो कौन सी है? जगवाल, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये निर्माता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि पारेश्वर गौड़ है, क्योंकि जो जगवाल मूवी है ना ये तो राज्य की प्रथम फिल्म है, तो इसके लिए निर्माता भी इसके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखो जो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है ना वो होता है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी और चमोली सीमा पर, ठीक है ना। एक स्वर्गारोहिणी पर सतोपत ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है भैया क्या? ये अलकनंदा नदी, ठीक है ना, सतोपत ग्लेशियर से, ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको? उत्तरकाशी में चमोली सीमा, उत्तरकाशी और चमोली पर ना सीमा पर, वहाँ पे एक स्वर्गारोहिणी पर सतोपत ग्लेशियर है, ठीक है, वहीं पे से निकलती है ये नदी, अलकनंदा नदी, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लो। अलकनंदा की जो सहायक नदी है ना वो है आपकी सरस्वती हो गई, पश्चिमी धौलीगंगा हो गई, लक्ष्मण गंगा हो गई, नंदाकिनी हो गई, ठीक है, और पिंडर हो गई, ठीक है, और मंदाकिनी हो गई। ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। अलकनंदा का प्राचीन नाम भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, वो है आपका विष्णु गंगा। क्या है? विष्णु गंगा। क्या है? विष्णु गंगा नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। लेख वैसे अच्छी नहीं दिख रही होगी तो आप समझ लेना और लिख लेना, ठीक है, विष्णु गंगा, ठीक है ना। अब देखो जो देवप्रयाग में कौन मिलती है अलकनंदा से, कौन मिलती है देवप्रयाग में? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कौन? भागीरथी मिलती है, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और गंगा नाम से फिर आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो चलिए इतना हो गया, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखो भैया बॉक्सिंग में सिटअप पिचअप ये नहीं है, गलत है ये, ठीक है ना। स्नूकर में स्मॉश और ट्रिपल जंप ये भी गलत है। ट्रिपल जंप कहाँ से? बैडमिंटन में ड्रॉप और सर्विस होता है भैया, आप ड्रॉप करते हो और फिर सर्विस करते हो, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। ब्रह्मदेव संबंधित है, तो देखो जो संबंधित है ना ये कत्यूरी वंश से संबंधित है। किससे? कत्यूरी वंश से। अगर आपने कत्यूरी वंश को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कत्यूरी वंश के अंतिम शासक हैं, ठीक है। कत्यूरी वंश के कौन है? अंतिम शासक, ठीक है ना भैया, अंतिम शासक हैं, ठीक है, अंतिम शासक हैं। क्योंकि 1398 में तैमूर लंग से युद्ध हुआ था, इसी के बाद तो इस वंश का पूरा अंत हो गया था ना, अंत हो गया था। इसे आप विमर देव भी कह देते हो, ठीक है, विरम देव भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और कहते हैं बहुत क्रूर शासक था ये, मतलब बहुत जालिम आदमी था कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर पर क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। कितने अक्षर बाद आ रहा है सी? भैया ए से सी कितने बार आता है? ए बी सी 2 अक्षर बाद तो आ रहा है ना, ABC। और सी से ई आ रहा है CDE, यानी सब में 2 2 जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जी में 2 जोड़ो, ABCG ऊपर आएगा ना, ये एक पहले ये एक नीचे आ रहा है, फिर एक ऊपर आ रहा है, फिर एक नीचे, अब ये ऊपर आएगा GHI, तो मतलब सबसे टॉप पे तो आई आएगा भैया, ठीक है, आई आएगा। अब यहाँ पे देख लो 28 से 26 हो रहा है। 28 से 26 कब होगा? जब -2 होगा। -2 कह रहा है, 26 आ गया, -2 करा इसमें तो ये 24 आ गया, ये तो ठीक है ना, 24 आ गया। और इस 24 में -2 किया तो 22 आ गया, 22 में -2 किया तो कितना आ गया? 20। तो I/20 हो जाएगा इसका आंसर। क्या आ रहा है? I/20, ठीक है ना, I/20 इसमें हमारा जो आंसर है वो किधर है? ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा हमारा I/20। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पादक है? लीसा, अगर आप एक पहाड़ी हो तो आपको ये तो तुम बिल्कुल सही बताओगे, बिल्कुल सही करके आओगे। आंसर है चीड़। ठीक है ना, इसका आंसर है चीड़, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, लीसा चीड़ से निकलता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? समग्र वस्तु मतलब क्या? समग्र, सभी। ठीक ना, सभी वस्तुओं का चयन ये आपने किया। ये सारी वस्तुएं यहाँ पे आपका क्या Ctrl+A करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सब Ctrl+A पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये Ctrl+A होगा। ठीक है ना, समग्र वस्तु। ठीक है ना, चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है भैया गढ़वाल शैली। ठीक है ना, गढ़वाल शैली के लिए। ठीक है, गढ़वाल शैली के लिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब सदाबहार क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है ना, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, जो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है वो है, देखो, आंतरिक मूल्य स्तर पर स्तरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास। तो इसमें जो है उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी होता है। तो देखो इसमें ना मौद्रिक जो समिति होती है इसमें ना 6 सदस्य होते हैं और ये निर्णय लेते हैं रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था NGO के संस्थापक हैं। ये भी भैया फेमस क्वेश्चन है, वो है आपका चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक, कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की राज्य तितली है। देखो टाइम बहुत हो गया, ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होने वाली है, इसलिए मैं आपको अब जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड की राज्य तितली है वो है आपकी क्या? कॉमन पिकॉक। कौन है? कॉमन पिकॉक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? नहीं पूछा है तो भैया वो नहीं पाए जाते हैं ना, वो पाए कावेरी डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। अब क्यों? देखो मैंग्रोव वन क्या होते हैं ना, पहले आप ये समझ लो कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मैंग्रोव वन होते हैं ना वो ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या आधे खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, या तो खारा पानी होगा या तो फिर आधा खारा पानी होगा, जहाँ पर मीठा पानी और खारा पानी दोनों मिक्स होता है। अब मैंग्रोव वन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैसे सुंदरवन जो डेल्टा है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं उसे। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं और वो पानी के अंदर होते हैं, आधे पानी के अंदर होते हैं, आधे पानी के बाहर होते हैं। तो वो क्या, उनको आदत हो गई होती है भैया उस खारे पानी की। ठीक है, उनकी जड़ें कहाँ होती है? पानी के अंदर ही होते हैं, उस ना सड़ते हैं ना कुछ होते हैं। ठीक है ना, वो बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, तो ऐसे ही मैंग्रोव वन कहते हैं उन्हें। ठीक है ना, मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कावेरी नदी है ना, ये कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट में एक पर्वत है ब्रह्मगिरी, ये वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? देखो रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद, यहाँ ट्रेन चलती है। ठीक है, हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला यहाँ तो चलती है। ठीक है, काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली यहाँ भी ट्रेन चलती है। ठीक है, काशीपुर, खटीमा, टनकपुर यहाँ नहीं चलती है भैया, ट्रेन लाइन ही नहीं है सीधी। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर आप खटीमा से टनकपुर जाना है आपको, ठीक है, आप तो चले जाओगे, लेकिन अगर आपको काशीपुर से टनकपुर जाना है तो कैसे जाओगे? हो ही नहीं सकता। पहले आप बरेली जाओगे, फिर बरेली से फिर ट्रेन पकड़ोगे, फिर अलग जाओगे। तो क्या रेल मार्ग नहीं है ना ये उत्तराखंड का नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो वो था भैया हमारा कौन? ठीक है, वो था पाल वंश था, मतलब धर्मपाल। ठीक है, तो देखो पाल वंश के जो संस्थापक थे ना, पहले पाल वंश बता देता हूँ मैं, क्योंकि जो मेन है ना पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ठीक है ना, याद रखें, पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं और इन्हीं का जो प्रतापी राजा था वो था धर्मपाल। ठीक है ना, धर्मपाल था। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो धर्मपाल ने क्या क्या किया था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया धर्मपाल ने। ठीक ना, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक सन के आदमी ने इसे पूरा तोड़ ताड़ दिया था। ठीक है ना, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है ना,
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? वो बनाया था अपने धर्मपाल ने। किसने बनाया था? धर्मपाल ने, ठीक है ना। तो इसको तोड़ा किसने था? बख्तियार खिलजी ने, सन की आदमी था बहुत बड़ा वाला, ठीक है ना। तो उसने तोड़ दिया, इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया मतलब, ठीक है। अब देखो और क्या, सोमपुर में बौद्ध विहार का निर्माण किया था, ठीक है ना। तो इनका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका धर्मपाल, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी भैया, ये भी क्या, ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन है, सदाबहार, ठीक है ना। ये हुई थी देहरादून में। कहाँ हुई थी? देहरादून में। कब हुई थी? 23 जनवरी, 23 जनवरी, JAN, जनवरी 1939 को हुई थी। किसके प्रयास से? श्रीदेव सुमन जी के, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, तो वो दिया था किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने? जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया? तो वो विकसित किया गया था बिनसर को, ठीक है। किसको? बिनसर को। अब आप मुझे बताएंगे बिनसर किधर है। एक हिंट दे देता हूँ, बिनसर महादेव मंदिर कहाँ है ये भी बताना है, और बिनसर किधर है ये भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसके बाद में एक और पेपर लेके आऊँगा। पहले एक काम करते हैं ना, प्रीवियस पेपर ख़त्म कर लेते हैं, अधिकतर मतलब 10-15 ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद या तो अगर आप बीच में चाहते हैं तो पूरा इतिहास ख़त्म कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो चलिए यहीं पे अभी वीडियो, अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद।